तो आज हमारी बातचीत टैलेंट टॉप के व्यूअर्स से बता दूं कि आज हमारी बातचीत कात्या सैनी से हो रही है। बहुत ही नया कंसेप्ट है पूरे देश के लिए। आप लोगों में से कई लोगों ने शायद काइट बोर्डिंग क्या होती है ये सुना भी ना हो। पर आप लोगों को हम ऐसे नहीं बताएंगे कि मैं स्टूडियो में खड़ा होकर एज एन एंकर आपको काइट बोर्डिंग के बारे में बता दूं। हम उस इंसान से बात करेंगे जो काइट बोर्डिंग खुद करता है। आप सोच रहे होंगे इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पेरिस 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाला है। उसमें काइट बोर्डिंग को इंक्लूड कर लिया गया है और इंडिया के पास एक अच्छा चांस है क्योंकि हमारे पास कात्या जैसे प्लेयर्स हैं, हमारे पास और भी प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जो वहां पर एक मेडल के होपफुल हो सकते हैं। तो बात कर रहे हैं कात्या सैनी से, इंडिया की इफ नॉट द ओल्डेस्ट द फर्स्ट काइट बोर्डिंग इंस्ट्रक्टर। मुझे बताया गया है कि वो पहली हैं। तो कात्या से ही पहले जानते हैं कि कात्या काइट बोर्डिंग होती क्या है। बहुत आसान शब्दों में बताइएगा व्यूअर्स को कि काइट बोर्डिंग एज अ स्पोर्ट क्या होता काइट बोर्डिंग एक वाटर स्पोर्ट है, पानी का खेल, जो है जी। हम सर्फिंग के जैसा एक काइट बोर्ड होता है और एक बड़ा सा काइट भी होता है, और हम हम्म। पानी के ऊपर सर्फिंग करते हैं काइट के साथ। तो उसके लिए हवा रहना पड़ता है, और समुद्र या लेक्स कहीं भी कर तो सकते हैं। इस ये सिर्फ हवा से होता है या इसे किसी बोट के, मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए और आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ काइट काइट बोर्डिंग होती क्या है, क्योंकि कई बार मूवीज या सिनेमा में हमने देखा है कि एक बोट रहती है, उसके पीछे ऐसे पकड़ के दो लोग ऐसे नहीं नहीं, झूलते वो रहते हैं और वो वो। वो वेक बोर्डिंग है। काइट काइट बोर्डिंग या काइट सर्फिंग में हमको हम्म, सिर्फ हवा चाहिए, और वो काइट जो है हम्म। बड़ा वाला, उससे हम काइट सर्फिंग करते हैं। तो ये जो काइट होता होगा ये तो बहुत बड़ा होता होगा ना, एक इंसान का वेट अगर ये खींच रहा है तो। जी, सो वो काइट का साइज विंड स्पीड पे और हमारे वजन पे डिपेंड करता है। ओके, ओके। तो उस काइट को फ्लाइट में लाने के लिए, मतलब जैसे पतंग उड़ाने, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, मुझे मुझे यकीन है कि अपनी जवानी में सब ने पतंग उड़ाई होगी। तो एक छोटी सी पतंग को उड़ाने के लिए हम बहुत मेहनत लगती थी। जब सीख रहे थे तब तो बहुत मेहनत लगती थी कि हाँ सही से उसको खींचते रहो। तो ये जो इतनी बड़ी पतंग आप उड़ाती हैं और पूरे ह्यूमन बॉडी वेट के साथ उड़ाती हैं, उतना भारी एक पतंग होगा, तो ये कैसे होता है? इसके लिए कोई मशीन लगती है या विंड स्पीड की ही यूज होती है, ये क्या होता है? सो आपके पहले क्लास में जब आप काइट सर्फिंग सीखोगे, तो आपके पहले क्लास में आपको छोटी पतंग या तो ट्रेनर काइट में आप सीखोगे, और उसके बाद आपको लॉन्चिंग और लैंडिंग काइट का वो सीखोगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि ये काइट कैसे हाँ यूज करते हैं सेफली, वो भी। और कभी कभी काइट भी गिरता है, बट वो पानी में गिरता है तो रीलॉन्च कर सकते हैं। और अ, जब भी हम काइट सर्फिंग जाते हैं, हमारे दोस्त के साथ जाते हैं या तो इंस्ट्रक्टर के साथ, तो सबका हेल्प यूज करना पड़ता है, ये लॉन्चिंग जो और काइट्स लैंडिंग। होती है ये प्लास्टिक की होती होंगी। सॉरी। ये जो काइट्स हैं, जो काइट्स आप उड़ाती हैं, जो सर्कस से, वो प्लास्टिक की होती होंगी सो दैट मतलब वो प्लास्टिक वेस्ट ना नहीं, हो। अ, जी। नहीं, ये एक नया फैब्रिक है जो डैक्रोन कहते हैं। अच्छा। और दूसरे दूसरे फैब्रिक्स है, जैसे प्लास्टिक और क्लॉथ के बीच में प्लास्टिक नहीं है, बट क्लॉथ भी नहीं है, नए फैब्रिक्स है। आई एम श्योर ये वाटर प्रूफ होता होगा ताकि जी जी, पानी पे गिरे वाटर। तो कुछ होना। ठीक है। कात्या, मुझे ये सवाल मेरा था जो शायद आपसे मिस हो गया कि ये जो काइट, आप बड़ी काइट जब आप हवा में उड़ाती हैं, तो ये क्या सिर्फ नॉर्मल विंड स्पीड विद सम टेक्निक, मतलब कुछ टेक्निक के साथ आप उड़ा लेते हैं, या इसके पीछे मोटर लगता है, इसके पीछे मशीनरी लगती है, इसके पीछे एनर्जी लगती है? कैसे उड़ती है उतनी बड़ी काइट हवा में? नहीं, ये सिर्फ हवा और हमारे टेक्निक पे से उठती है। और ओके। जब हम काइट सर्फिंग सीखते हैं, तो इसमें थोड़े टेक्निक्स है हम्म। जिससे हम काइट को कंट्रोल कर सकते हैं,
और काइट एक बार से कंट्रोल होता है। तो हम सर्कल करके डाइव काइट वेव वेव हाँ हाँ, एकदम आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। जी। ठीक है। सो तो हमारा हाँ। बार कंट्रोल करने से हमारा काइट भी कंट्रोल होता है, और ऐसे हम चलाते हैं इसको। कोई मोटर नहीं है, ये 100% एनर्जी एफिशिएंट है, सिर्फ ये हवा पे। बचपन में जब हम गली नुक्कड़ में जब ऐसे खेलते थे ना, तो हम ऐसे एक रस्सी पतली सी लेते थे, उसमें प्लास्टिक बांधे रहते और उसको लेके दौड़ते थे, हवा भर जाती थी और वो चढ़ जाता था। तो ये जो आप कह रही थी, वो जो एक ये वो उसका होता है, थोड़ा बड़ा वर्जन है। तो हाँ, एक उसी बड़ा का। काइट है, और इस पे 4 रस्सी है। हाँ 4 लाइंस है, और वो लाइंस जी, एक बार को कनेक्ट करते हैं, ऐसे। और वो बार हमारा हार्नेस को अटैच करते हैं। तो हम हार्नेस पहनते हैं, जिससे वो काइट हमको अटैच करता है, और फिर हमारे पैर ये बोर्ड में लगाते हैं। ग्रेट। ये पूरा सेट। आई थिंक हमारे व्यूअर्स अब तक समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो हम वीडियोस के जरिए आपको समझा देंगे। कात्या हमारे साथ फोटोज वीडियो शेयर कर देंगी, उनकी टीम शेयर कर देगी। कात्या, अब जी। आपकी जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं और काइट बोर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। पहली चीज तो हमें ये बताइए कि आप साइंस पढ़ रही थी, आप आई थिंक जूलॉजी, और प्रॉपर यू वर अ साइंस स्टूडेंट, अच्छी स्टूडेंट रही होंगी, तभी आई गेस सोसाइटी ने साइंस चुना आपके लिए। तो आपने जब साइंस लिया तो वहां से काइट बोर्डिंग तक का सफर कैसा रहा, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? जी, वहाँ मैंने साइंस सीख लिया स्कूल और कॉलेज में। मैंने एमबी हम्म, किया वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन हम्म, इसमें, और उसके बाद मेरे इंटरेस्ट स्कूबा डाइविंग में थी, और हम्म, मैं स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर बन गई हूँ। और हम्म, मेरा कंपनी ओशन नोमैड्स है, जिसे हम्म, हम स्कूबा डाइविंग सिखाते हैं। जी, और जाते जाते ये लॉकडाउन से पहले पहले लॉकडाउन हम्म, से पहले 2020 में हमने काइट बोर्डिंग देखा पहली बार, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं, इसमें क्या है। हम्म, मैं भी ट्राई करती हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं, सो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आ गया। हम्म, और एक बार किया, और फिर बस दिल इसमें आ गया। हाँ, दिल लग गया। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, फिर मतलब क्रिकेट खेल रहा था लाइक गेटिंग ट्रेन्ड फॉर क्रिकेट। जो नॉर्थ इंडिया का के इफ नॉट 100%, 80% लॉन्डो को अगर किसी स्पोर्ट में जाना है तो वो क्रिकेट होता है। तो मैं वो खेल रहा था, फिर एक दिन अचानक से ऐसे दोस्तों ने कहा आज फुटबॉल खेलेंगे, वो मैं फुटबॉल खेला, माई लाइफ वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। उसके बाद मैं फुटबॉल ही खेलता रहा। जब तक खेल सका तब तक फुटबॉल ही खेलता रहा। तो आई 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 अंडरस्टैंड कि एक बार खेल के प्यार हो सकता है। आप मुझे, आपने ओशन नोमैड की बात की, मैं व्यूअर्स को बता दूं, ओशन नोमैड एक कंपनी है जो काफी अपने हस्बैंड के साथ चलाती हैं। हस्बैंड का नाम श्याम है, और जी। काफी वक्त से ये कंपनी चला रहे हैं। ये स्कूबा डाइविंग का इंस्टीट्यूट है, बच्चों को सिखाते हैं, और उसके साथ साथ अब ये काइट बोर्डिंग भी सिखा रहे हैं। कात्या, मेरा अगला सवाल ये है कि, या प्लीज। ओ सॉरी, मैं इस साल श्रीलंका में काइट बोर्डिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स भी किया, और अभी लोगों को सिखाने वाली ग्रेट, हाँ वो चल। तो उस पर मैं आ रहा था। उस पर मैं आपसे सवाल लूंगा। आप मुझे ये बताइए कि काइट बोर्डिंग एज अ स्पोर्ट ग्लोबल पिक्चर में कितना बड़ा है, कौन से देश इसे खेलते हैं, कौन से देश इसे अच्छा खेलते हैं, लाइक दुनिया के सबसे अच्छे काइट बोर्डर्स कहाँ से आते हैं? और हमारी इतनी बड़ी जो एक्वा लाइन है, वी हैव अ, मतलब हम जो सब कॉन्टिनेंट हैं और जो पेनिनसुला है इंडियन, हमने इसका अभी तक यूज क्यों नहीं किया था अच्छे से? तो पहले बताती हूँ कि काइट बोर्डिंग दुनिया में भी बहुत नया खेल है। सिर्फ 20 कुछ साल से है ये स्पोर्ट पूरी दुनिया में। और अभी तक इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव था, और ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जानते हैं कि काइट बोर्डिंग क्या होता है, और
कहाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो अभी कुछ साल से इंडिया में भी आ गया है काइट बोर्डिंग, और अभी कोई 7 इंस्ट्रक्टर लोग हैं इंडिया में। 3-4 जगह है इंडिया में जो हम काइट सर्फिंग कर सकते हैं। गोवा में, तमिलनाडु में ट्यूटिकोरिन और रामेश्वरम, और दूसरी जगह भी है इंडिया में बहुत। क्या बहुत कम जगहों पर है या बहुत- बढ़ रहा है, स्कोप बहुत है? नहीं नहीं, बहुत स्कोप है इंडिया में। हमारा कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, और एग्जैक्टली, जी। हाँ, हवा हवा भी है। तो बहुत जगह में कर सकते हैं। अभी अगली महीने में, अगस्त में, मैसूर मैसूर जगह में KRS डैम में काइट बोर्डिंग कंपटीशन है, तो हमारे लेक्स में भी कर सकते हैं। सो बहुत बहुत स्कोप है, और आगे जाते बहुत बढ़ जाएगा ये स्पोर्ट, मुझे यकीन है। कौन से देश इस स्पोर्ट में लीडिंग, मतलब आप मानेंगे? जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, फुटबॉल की बात करें तो ब्राजील अर्जेंटीना का जिक्र होता है। ऐसे हर स्पोर्ट का अपना अपना है। बैडमिंटन की बात करें तो चाइना सबसे आगे आता है, टीटी की बात करें तो साउथ कोरिया आगे आता है। तो काइट बोर्डिंग की अगर बात करें तो कौन सा देश में टॉप पर है? काइट बोर्डिंग देश ऐसा नहीं है, बट मैं बोलती हूँ कि USA में, हवाई में ये स्पोर्ट पैदा हो गया। सो वहाँ पे बहुत लोग करते हैं, बहुत पॉपुलर है। फिर पूरी यूरोप में बहुत पॉपुलर है। साउथ अफ्रीका में केप टाउन, वहाँ पे काइट बोर्डिंग का बिग एयर चैंपियनशिप चलता है। सो वहाँ बहुत पॉपुलर है। ठीक है, और ठीक है। हाँ। ब्राजील। हम्म। जी, बोलिए। तो काइट बोर्डिंग आपने कहा कि ये कुछ देश है, जैसे हवाई यूएस का पार्ट है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स को देखा है जो ओलंपिक्स में नहीं आ पाए, इंक्लूडिंग समथिंग एज बिग एज क्रिकेट। बहुत कम देश खेलते हैं जरूर, बट ह्यूज पॉपुलैरिटी। अब यूएस में भी वर्ल्ड कप होने की प्लानिंग की जा रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप यूएस ले जाया जाए। अभी वो कंफर्म नहीं है ऑब्वियसली, बट ये बातचीत चल रही है, जबकि यूएस की टीम कोई अमेजिंग टीम है भी नहीं। तो 20 साल में काइट बोर्डिंग का ओलंपिक्स तक पहुंच जाना, या 25 साल में ओलंपिक्स तक पहुंच जाना, इज क्या ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है? एंड ये इस स्पोर्ट के लिए कितना मायने रखता है? जो लोग काइट बोर्डिंग एक हॉबी की तरह करते हैं, क्या विल दे नाउ ट्रीट एज अ प्रोफेशन? क्या ये एक पैसे कमाने का जरिया बन जाएगा? क्या होगा इसके साथ? जो आपने बोला सब कुछ हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि हॉबी हॉबी करते लोग काइट बोर्डिंग को भी सीखेंगे। और बहुत बहुत स्कोप है इंडिया में, क्योंकि हमारा कोस्ट लाइन जैसे मैंने बोला था पहले, कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, और हवा भी बहुत काफी है। और अभी इंटरेस्ट भी है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से बहुत सब लोग घर में थे, और अभी थोड़ा फ्रीडम मिल गया। सब लोग बाहर जाने चाहते हैं, और एक्टिव रहने चाहते हैं। और इसके वजह से ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाएंगे। वैसे काइटबोर्डिंग भी बहुत बढ़ जाएगा। जैसे आपने बोला कि जॉब्स भी आएंगे, लोग ये काइटबोर्डिंग सीखेंगे और सिखाएंगे भी आते सालों में। और प्रोफेशनल काइटबोर्डिंग और रेसिंग और ये सब ओलंपिक्स में जो है, वो थोड़ा अलग अलग का क्या चीज है, क्योंकि वो उसका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है। मतलब एथलीट्स और प्रो एथलीट्स एक दूसरे क्लास में है। और उस काइटबोर्डिंग का भी, जो काइटबोर्डिंग ओलंपिक्स में आ गया है, वो फॉइल काइट्स के साथ है, और एक डिफरेंट कैटेगरी, जैसा फॉर्मूला 1 कार्स है, वैसे काइट्स में भी फॉइल काइट्स है। और
वो ओलंपिक्स में है। हमारा जो अभी हम कर रहे हैं वो लीडिंग एज इन्फ्लेटेबल काइट्स यूज ओके। करते हैं, और वो थोड़ा दूसरा है, सिर्फ रिक्रिएशनल काइटिंग के लिए। इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा बताइए, फॉइल्ड काइट क्या होता है और आप जो यूज करती हैं वो काइट रिक्रिएशनल काइट ये का सब। स्ट्रक्चर और डिजाइन में फर्क पड़ता है। मतलब वो कितना ज्यादा डिफरेंट होगा, अगर सपोज आप इतने सालों से अब आप रिसेंटली आपने भी मतलब काइट बोर्डिंग की क्लासेस इंस्ट्रक्शन देने शुरू कर दिए हैं, तो यू मस्ट बी डूइंग इट फॉर द लास्ट 3 4 इयर्स, 4 साल 5 साल से तो आप कर भी रहे होगे, तो नहीं, आपके इस लिए। साल जनवरी में मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिंग अपने अभी शुरू की, लेकिन इसके पहले कर रहे होगे खुद भी, वो मैं कह रहा हूँ, तो 2 साल। आपके लिए वो ट्रांजिशन करना कितना मुश्किल होगा फ्रॉम रिक्रिएशनल काइट बोर्डिंग टू ओलंपिक या प्रो लेवल काइट बोर्डिंग। हिंदी में अपने व्यूअर्स को समझा दूं कि थोड़ा सा अंतर है, जो ओलंपिक्स में जिस तरह की काइट यूज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आप एज अ हॉबी जब परस्यू कर रहे होते हो उससे। तो मैं कात्या से ये समझना चाह रहा हूँ कि कोई हॉबी अगर उसको परस्यू कर रहा है, एज अ हॉबी अगर उसको परस्यू कर रहा है, तो उसको ओलंपिक वाले लेवल तक पहुंचने में कितना डिफरेंट है या कितना बदलाव करना होगा अपनी ट्रेनिंग में। जी कात्या। जी, सो ओलंपिक ट्रेनिंग करने के लिए वो टेक्निक सब सेम है, एक ही है, टेक्निक एक ही है, पर वो काइट का डिजाइन उसमें थोड़ा फर्क है। सो अच्छा। नया काइट के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है, और वो काइट केयर और मेंटेनेंस थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू कात्या। कात्या, क्योंकि ये स्पोर्ट नया है और ललन टॉप पर हमारा जो व्यूअर्स के लिए हम ये भी करते हैं कि जो सबसे छोटे छोटे सवाल होते हैं वो कहते हैं ना कि स्कूल में आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए, लेकिन आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो फिर आपसे ये कहा जाता है इतना बेवकूफी वाला सवाल आपने कैसे पूछ दिया। लेकिन हम यहाँ पर ललन टॉप पर हम पूछ लेते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स अगर किसी के जहन में ये सवाल आए तो भी उसका सवाल दूर हो जाए। मेरा एक सवाल ऐसा ही, एक सवाल, एक दो सवाल है इनफैक्ट। पहला सवाल ये कि सपोज कीजिए बहुत तेज हवाएं बह रही हैं कभी, और आप बहुत स्मूथली काइट बोर्डिंग कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, और उसके बाद वो हवा कम हो जाती है, तो अगर हवा कम हुई है दो लोगों के लिए, अगर एक रेस चल रही है तो सबके लिए बराबर कम हुई है, या अगर एक ऐसे सपोज कीजिए कि 8 लोग ऐसे रेस कर रहे हैं और एक साइड में अगर कम हो गई है और इधर कम नहीं हुई है, तो इधर वाले को तो डिसएडवांटेज है, तो ये कैसे जज होता है? ये विंड स्पीड हर प्लेयर का इंडिविजुअली अलग अलग रीड किया जाता है, ये कैसे होता है? नहीं, तो काइट बोर्डिंग रेसेस और चैंपियनशिप में हमको मैनेज करना पड़ता है। जो भी हवा उस दिन में है, जो भी हवा हमको मिलता है, उससे हमको रेस करना पड़ेगा। और जैसे आप बोल रहे हैं कि जब हवा कम हुई है और काइट सब गिर रहे हैं पानी में, तो हमको सिर्फ वेट करना है। और रेस के बीच में आप फिर शुरू कर सकते हैं जी, अगर अगर। हवा थोड़ी देर के लिए कम हुई है और फिर ज्यादा हुई है, तो हम काइट को रीलॉन्च कर सकते हैं, और अच्छा। फिर से शुरू कर सकते हैं। वाह। अगर हवा बिल्कुल कम हो गई है, तो हम सेल्फ रेस्क्यू कर सकते हैं। वो हम सीखते हम्म, हैं कोर्स करने वक्त। तो हम्म। हमारा काइट को रैप अप करके किनारे को जा सकते हैं। लल्लन टॉप स्पोर्ट के जो दोस्त हमारे देख रहे हैं उनको बता दें कि स्कूल में आप जब स्लो साइकिलिंग की रेस करते होंगे और आपका पैर गिरता होगा तो नेगेटिव पॉइंटिंग उसके लिए मिलती होगी। काइट बोर्डिंग में ऐसा नहीं होता, काइट बोर्डिंग में आप वापस पैर रखिए, आप वापस काइट को लॉन्च कीजिए और आप वापस उड़िए। एक जी। दूसरा हाँ, फिर से मैं वही कहूंगा कि बेवकूफी वाला सवाल है, लेकिन सवाल जरूरी है इस पूरे खेल को समझने के लिए कि सपोज कीजिए कि दो काइट फंस गए एक दूसरे में, जैसे
मतलब बंगाल में इसको गोक काटा कहते हैं, गुजरात में काई पोचे कहते हैं, पतंग पतंग को काटने को, बट ये डिफरेंट है ऑब्वियसली। अगर दो काइट्स एक दूसरे में फंस गए तो उसमें क्या होता है, क्या प्लेयर्स में झगड़े हो जाते हैं, क्या आप लोग वापस अनटैंगल करके उसको, उसकी जो उलझन होती है उसको सुलझा कर वापस रेस कंटिन्यू करते हैं, वो कैसे होता है, उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये एंटेंगलमेंट तो होता ही रहता है अच्छा। जब दो लोग, एक बिगिनर और एक एक्सपर्ट, या दो बिगिनर्स, जो जो भी है, ये होता ही रहता है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी, जिसका काइट ऊपर है वो उसका काइट उठा सकता है, अगर हो सकता है तो। नहीं तो सब सेफ्टी रिलीजेस को रिलीज कर सकते हैं, और दोनों आपस में बातचीत करके डिसएंटैंगल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ऐसा लगता है कभी बट। आपने देखा ऐसा कभी आपने देखा है कि दो दोस्त हैं, उनका काइट बोर्डिंग स्टार्ट होने से ठीक पहले झगड़ा हो गया है, और जो अच्छा करता है उसकी उसकी उसका जो काइट है उसको, जिसको नहीं आता उससे फंसा दिया हो कि नहीं हम नहीं करेंगे, तुमको भी नहीं करने देंगे, तो ऐसा होता है कॉम्पिटिशन में या ट्रेनिंग के टाइम। सो काइट बोर्डिंग में थोड़े रूल्स है, अच्छा। राइट ऑफ वे रूल्स उसको कहते हैं, कि हम्म। दो लोग आ रहे हैं एक दूसरे के पाथ में, तो वो रूल्स है कि जो राइट साइड में जा रहा है उसका राइट ऑफ वे है, लेफ्ट साइड में जो जा रहा है उसको क्या राइट ऑफ वे देना है। सो ऐसे कुछ मतलब रूल्स है। ओवरटेक करने के लिए क्या, ये ओवरटेकिंग की ओवरटेक बात करने कर रहे के लिए भी रूल्स है, जो पीछे जा रहा है उसका काइट थोड़ा ऊपर रहना पड़ेगा, और जो हैं। डाउनविंड जा रहा है उसका काइट थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा। सो ऐसे रूल्स हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये एंटेंगलमेंट नहीं होता है, कभी पर कभी कभी ये होता है। हाँ, कि कभी ये करते हुए ऐसे एवेंजर्स टाइप फीलिंग नहीं आती कि उड़ रही हो, पानी पे चल रही हो, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती कि एकदम मतलब हमसे ज्यादा लिबरेटेड कौन है इस दुनिया में, हमसे ज्यादा फ्री कौन है, मतलब। जी, डेफिनेटली वो फीलिंग आता है। जब आप आपका पहला राइड करोगे तो आपको भी वो फीलिंग आएगा कि ये फ्रीडम से हम कोई दूसरे स्पोर्ट्स से नहीं मिलेगा। एड्रेनलिन रश और फ्रीडम जो काइट बोर्डिंग से आता है वो बहुत यूनिक है, और हमको बहुत खुशी आती है, इसीलिए हम। मेरा जी, मेरा अगला सवाल, और शायद जो दर्शक हमें देख रहे हैं या जब देखेंगे उनके लिए सबसे मेन सवाल, पेरिस 2024 ओलंपिक्स के लिए इंडिया के क्या चांसेस हैं? आप क्या उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, आप नहीं करने वाली हैं तो कौन करेंगे? आपने हाल ही में इंडियन काइट बोर्डिंग कंपटीशन जीता है, नेशनल काइट बोर्डिंग कंपटीशन टूटिकोरिन में हो रही थी, व्यूअर्स को बता दूं, हाल ही में कात्या ने जीता है उसे। तो क्या आप देख रहे हैं पेरिस की तरफ, क्या आप पेरिस 2024 का टारगेट रखते हैं, या आपके कम्युनिटी से कौन ऐसा प्लेयर हो सकता है, और इंडिया के प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल चांसेस क्या है, क्या जीतने की हमें उम्मीद है, या हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, क्या है? जी, सो पहले मैं बताती हूँ कि मेरी उम्र और अभी 32 है, 32। तो जी। मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगी ओलंपिक्स में, बट मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों या हमारे यंग एथलीट्स को कोच कर सकती हूँ। सो मैं कोचिंग में जाना चाहूंगी, और हमारे इंडिया से भी एथलीट्स है जो ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त है जो अभी, मुझे मालूम है कि वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं काइट बोर्डिंग के ट्रेनिंग में। और जी। ये पहली साल है जो काइट बोर्डिंग है ओलंपिक्स में। सो हमारा चांसेस है, इंडिया का चांसेस भी है, बट ओके। हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। आप किसको देख रही हैं कि इफ यू हैव टू नेम टू प्लेयर्स, अगर दो लोगों का नाम ले, दो काइट बोर्डर्स का नाम ले इंडिया से जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें, तो ये दो प्लेयर्स कौन होंगे? मेरे दोस्त से एक सेलर है चित्रेश, वो अभी काइट बोर्डिंग में आ गए हैं और फॉइल काइट्स के साथ ट्रेन कर रहा है।
तो दूसरा Great. उतना यंग एथलीट्स अभी मुझे मालूम नहीं है, पर डायलन फर्नांडिस हमारा इंडियन काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप मेंस में वो बहुत अच्छे करते हैं, और बहुत सालों से वो इंस्ट्रक्टर भी काइट बोर्डिंग इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हैं। सो ये दोनों डेफिनेटली। ठीक है कात्या, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू ललन टॉक स्पोर्ट्स। वी विश यू द बेस्ट, हमारी तरफ से आपको बहुत थैंक यू शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओशन नोमैड को अच्छे से चलाइए, इंडिया के काइट बोर्डर्स को अच्छे से ट्रेन कीजिए। कभी हमारी मुलाकात होती है तो हमें भी एवेंजर बनाइए, हमें भी वो थैंक यू। पानी पे सैर कराइए। प्लीज आ जाइए। हाँ